Hello friends, this is CSCMA Devashish Goswami and I welcome you to a new unit of chapter number 9 which is called The Instruments of Trade Policy. तो यहाँ पे अपन बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे। बचपन में आपने क्लास 12th में 2 इंस्ट्रूमेंट पढ़े होंगे जिससे कि हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को इन्फ्लुएंस करते थे। एक आपने पढ़ा होगा बच्चों टैरिफ और दूसरा आपने पढ़ा होगा कोटा। लेकिन अब हम लोग बहुत सारे नए नए टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे जिससे कि इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन आप एकदम बढ़िया आराम से कट कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है। चलिए अब आइए टैरिफ पे। टैरिफ का मतलब क्या होता है? जब भी कोई एक देश है, ये देश दूसरे देश पे सामान जब भेज रहा है तो उस समय मान लो 100 रुपये का सामान वो भेजा, लेकिन हम चाहते हैं कि भैया बाहर से जब सामान आ ही रहा है तो हम उससे टैक्स कलेक्ट करें। ठीक है, नॉर्मली इसको कस्टम ड्यूटी कहते हैं। कस्टम ड्यूटी हम उनसे कलेक्ट करें। क्लियर हुआ? तो हम मान लीजिए इसके ऊपर 20% का टैक्स लगा दिए, तो अब ये सामान कितने का बन गया? 120 रुपीज़ का। तो ये जो टैक्स लगाए हम 20 रुपये का, इस 20 रुपये के टैक्स को क्या कहा जाता है? टैरिफ। क्लियर है क्या सभी को? तो टैरिफ ऑल्सो नोन एज कस्टम ड्यूटी और बेसिकली टैक्स जो कि गुड्स या सर्विस पर लगाया जाता है। जब ये गुड्स या सर्विस क्या होंगे? आपके इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होंगे। नॉर्मली हमारे इंडिया में ज़्यादातर एक्सपोर्ट वाली चीज़ों पे हम टैक्स नहीं लगाते, हम इंपोर्ट वाली चीज़ों पे टैक्स लगाते हैं। ठीक है, अलग अलग सामानों पे अलग अलग टाइप के क्या लगते हैं? टैरिफ लगते हैं, डिपेंडिंग ऑन द नेचर, डिपेंडिंग ऑन द कंट्री, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट। तो बहुत सारे अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं जिनके बेसिस पर अपन अलग अलग टैक्स लगाते हैं। अगर कोई डेफिनेशन देगा तो क्या बोलेगा? इट इज़ अ फाइनेंशियल चार्ज इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। एक तरीके का बर्डन है, ये बर्डन आपको पैसों के रूप में देना पड़ता है। ठीक है, इम्पोर्ट ड्यूटीज बीइंग परवेसिव देन एक्सपोर्ट ड्यूटी, मतलब कि इम्पोर्ट ड्यूटी परवेसिव यानी ये ज़्यादा लगता है। परवेसिव मतलब आप लोग बचपन में बिजनेस स्टडीज में पढ़े होंगे ना, जो हर जगह लगे। तो ऑल है, ये हर जगह लगेगा, यत्र तत्र सर्वत्र, यानी इंडिया भी लगाता है, अमेरिका भी लगाता है, कोई भी देश, हर देश इम्पोर्ट के ऊपर टैक्स लगाता ही लगाता है। इम्पोर्ट से होगा क्या? आपका जो प्राइस है वो चेंज हो जाएगा और फिर आम तौर पे हम जो प्राइस चाहते हैं उस प्राइस पे उस सामान को अपन लेकर आएंगे। अब हमारे इस चैप्टर में जो मेन टॉपिक है वो ये टॉपिक ये है कि कितने टाइप के टैरिफ होते हैं। तो सबसे पहला जो टैरिफ होता है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक टैरिफ। स्पेसिफिक टैरिफ का मतलब क्या होता है? एक फिक्स अमाउंट लगाएंगे अपन पर यूनिट पे। यानी मान लीजिए आप 4 साइकिल लेकर आए तो हम हर साइकिल पे 1000 रुपये का लगा दिए, तो कितने का टैक्स देना पड़ गया? 4000 का। 10 साइकिल लेकर आओगे तो कितना लगेगा? 10,000 का। वेट के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, यानी जैसे पर केजी हमने 1000 लगा दिया, आप 12 केजी लेकर आए तो कितना टैक्स देना पड़ जाएगा आपको? 12,000। तो इसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक टैरिफ। ये सबसे सिंपल होता है। ठीक है, कई बार देखिए परसेंटेज के रूप में भी होता है। एड वलोरम टैरिफ। एड वलोरम का मतलब क्या होता है कि ये आपके अमाउंट पे लगेगा। ये किस पे लगेगा? आपके अमाउंट पे। एक परसेंटेज फिक्स कर दिया जाएगा, उस अमाउंट पे लगेगा आपको। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि 10,000 तक का अगर आप सामान लेकर आए तो 10%, और 10,000 से 20,000 लेकर आए तो उस पर लगेगा 20%, और 20,000 से ज़्यादा का सामान लेकर आए तो उस पर लगेगा 30%। इसको बोलते हैं एड वलोरम। यानी जैसे जैसे आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका टैक्स भी बढ़ता जाएगा। एंड एड वलोरम टैरिफ इज लेविड एज अ कांस्टेंट परसेंटेज ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ 1 यूनिट। तो हर यूनिट के हिसाब से उसका टैक्स लगेगा। जैसे क्या बोला गया? 20% एड वलोरम ऑन एनी साइकिल जनरेटर 1000 रुपीज़ पेमेंट। हर 1000 रुपये पे आपका क्या लगेगा? यहाँ पे टैरिफ लग जाएगा। जैसे अगर 5000 का अगर सामान आया, 5000 का 20% यानी 1000। थोड़ा उल्टा लिख दिया इन्होंने, मैं एक बार रिपीट करता हूँ। 5000 का सामान आएगा, उस पर 20% का क्या लग जाएगा? आपका टैरिफ। 5000 का सामान 20% का टैरिफ, तो आपका टैरिफ का अमाउंट कितना बन गया? 1000। क्लियर है? तो अब सामान का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6000 हो जाएगा। मिक्स टैरिफ का मतलब क्या होता है? मिक्स टैरिफ में क्या होगा कि दोनों चीज़ें देखने मिलेगी। जैसे यहाँ पे स्पेसिफिक में क्या था? यह केजी या रुपीज़ पे फिक्स था, है ना? यहाँ पे परसेंटेज नहीं था, यहाँ पे रुपीज़ में फिक्स था। एड वलोरम में क्या है? परसेंटेज है। ठीक है, मिक्स में क्या होगा? परसेंटेज भी होगा, अमाउंट भी होगा। कई बार लोअर क्या देगा, कभी कभी हायर क्या देगा। जैसे 5% एड वलोरम, तो एड वलोरम हो गया, या रुपीज़ पर टन यानी कि स्पेसिफिक हो गया, विच एवर इज हायर।
तो अब जितना आएगा उसके हिसाब से होगा। जैसे मान लीजिए मैं 10 टन मंगाया जिसकी वर्थ है 1,00,000 रुपये, 10 टन सामान मंगाया जिसका वैल्यू कितना है 1,00,000। अब इन्होंने क्या बोला है, वैल्यू पे 5% और टन पे 3,000। तो 1 टन पे 3,000, तो 10 टन पे कितना लग जाएगा मेरा, आंसर बताइए ज़रा। 10 टन पे लग जाएगा सर आपका, 1 टन पे 3,000 है तो 10 टन पे लग जाएगा 30,000। और वैल्यू 1,00,000 है तो वैल्यू का 5%, तो 5% कितना हो जाएगा आपका 5,000। इन दोनों में विच एवर इज़ हायर, हायर मतलब ये हायर है तो आपका टैक्स होगा 30%। क्लियर हुआ। तो दोनों कैलकुलेट करेंगे, दोनों में जो भी ज़्यादा आएगा उसको अपन लगा देंगे। ज़रूरी नहीं है हमेशा हायर हो, लोअर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कस्टम में दोनों चीज़ होंगी, एड वलोरम भी होगा और स्पेसिफिक भी होगा। फिर आता है आपका कंपाउंड टैरिफ या कंपाउंड ड्यूटी। कंपाउंड टैरिफ या कंपाउंड ड्यूटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जैसे और शब्द लिखा था ना, और नहीं होगा, बीच में क्या होगा एंड, यानी कि 5% भी लगेगा और 3,000 पर टन भी लगेगा। तो जैसे अपन का ऊपर अमाउंट कितना आया था, 30,000 आया था, अब 30,000 और 5,000 दोनों मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 35,000 हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड टैरिफ। तो मिक्स टैरिफ में क्या होता है, दोनों में से कुछ एक, लेकिन कंपाउंड में क्या होता है, दोनों को ही यहाँ पे लिया जाएगा। फिर होता है टेक्निकल टैरिफ। टेक्निकल टैरिफ क्या होता है, ये नॉर्मली अमाउंट्स पे नहीं होता है, ये नॉर्मली होता है आपकी टेक्निकल चीज़ों पे। टेक्निकल यानी जो बारीक चीज़ें होती हैं, जैसे फ़ोन है, तो जैसे फ़ोन है, फ़ोन के ऊपर अगर आप लगा रही हैं, फ़ोन है, फ़ोन के ऊपर अगर आप लगाओगे तो क्या बोलेंगे अपन, इसको मिक्स टैरिफ बोलेंगे, कंपाउंड टैरिफ बोलेंगे। लेकिन अगर मान लो फ़ोन का कोई चिप है, तो हम चिप पे अगर लगाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे अपन, टेक्निकल टैरिफ, या अपन उसको बोलेंगे अदर टैरिफ। क्लियर हुआ। फिर होता है कोटास। कोटास यानी ये किस पे होंगे, आपके क्वांटिटी पे होंगे। जो कोटा और टैरिफ आप लोग पहले पढ़े थे ना, वही है। मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ, तो एक्चुअली यूनाइटेड नेशन नाम का आपको मालूम होगा कि एक संस्था है, इन्होंने WTO के साथ मिल के क्या किया, मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ बनाया। WTO में आज की डेट में मेरे ख्याल से 190 कंट्रीज़ के आसपास है। ये 190 कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ जब ट्रेड करेंगे तो सस्ते दामों पे करेंगे एज़ कम्पेयर टू अदर देश। तो मान लो कोई एक देश है जिसके साथ हमारा MFN है तो उसको अपन सस्ते में बेचेंगे। कोई ऐसा देश है जिसके साथ हमारा MFN नहीं है तो उसको अपन महंगे पे बेचेंगे। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं MFN टैरिफ। तो हमारे दोस्तों के साथ जिनके साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है उनको अपन सस्ते में बेचेंगे, जिनके साथ एग्रीमेंट नहीं हुआ है उनको अपन महंगे पे बेचेंगे। क्लियर हो गया। फिर आता है आपका वेरिएबल टैरिफ। फिर क्या आता है आपका, वेरिएबल टैरिफ। वेरिएबल टैरिफ का मतलब क्या होता है, जब ये टैरिफ बार बार चेंज हो, फिक्स ना हो, बार बार चेंज हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, वेरिएबल टैरिफ। A duty typically fixed to bring the price of an imported commodity up to level of domestic support price। यानी कि अगर बाहर का माल 1,000 का है और हमारे इंडिया में वो माल बिकता है 1,500 का, तो कितने का टैरिफ लग जाएगा, 500। बाहर का वो माल 500 का है, इंडिया में वो 1,500 का है, तो हमको इंडिया के लेवल तक लाना है। कौन से लेवल तक लाना है, लेवल ऑफ डोमेस्टिक सपोर्ट प्राइस, इंडिया के लेवल तक लाना है। अब जो टैक्स है वो कितना लगेगा, 1,000। तो आपका ये जो टैक्स का रेट है, ये टैक्स का रेट सेम नहीं है, आपके टैक्स का रेट क्या हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है। फिर होता है प्रेफरेंशियल टैरिफ। प्रेफरेंशियल टैरिफ क्या होता है, जैसे बहुत सारी कंट्री, जैसे यूरोपियन यूनियन एक एरिया है जो यूरोप में है, उसमें पहले इंग्लैंड भी रहता था, अब इंग्लैंड हट गया है, जो बाकी बच गए पेरिस, फ्रांस, इन लोग क्या करते हैं कि एग्रीमेंट कर लेते हैं। उस एग्रीमेंट में क्या होता है कि उस एग्रीमेंट में जैसे 4 देश हैं, 5 देश हैं, तो 5 देश अपने आप के साथ अपने आपस में क्या करेंगे, बहुत ही कम लगाएंगे। तो सर MFN और इसमें क्या फ़र्क हुआ, MFN में ना WTO के मेंबर्स की बात होती है, प्रेफरेंशियल टैरिफ में अपनी अपनी कमेटी बनती है। जैसे G5 कंट्री हो सकती है, उन्होंने अपना बना लिया। हमारे इंडिया का जैसे क्वाड है, इसमें ऑस्ट्रेलिया आता है, अमेरिका आता है, इंडिया आता है, साउथ अफ्रीका आता है, तो ये हमारा एक बन गया। ठीक है, ये ऐसे देश अपना अपना ग्रुप चल रहा है ना। तो बड़ा ग्रुप क्या है हमारा, WTO। अब WTO के अंदर भी अलग अलग देश हैं, अलग अलग देशों ने अपना अपना खुद का भी ग्रुप बना के रखा है। बाउंड टैरिफ का मतलब क्या होता है, जहाँ पे एक WTO मेंबर ये बोलता है कि भैया मैं इससे ज़्यादा तो टैरिफ कभी भी नहीं लूँगा, उसको क्या बोलते हैं, बाउंड टैरिफ। तो MFN और उसमें क्या फ़र्क है सर, MFN में ना बेसिकली ये हो रहा है कि MFN में सारे जो इनसाइडर्स हैं, इनसाइडर यानी जो WTO वाले, उनके साथ जो रेट रहेगा वो कम रहेगा। जो आउटसाइडर होंगे, आउटसाइडर के लिए जो रेट रहेगा वो क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। ठीक है,
अब यहाँ पे बाउंड टैरिफ में क्या हो रहा है, बाउंड टैरिफ में मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं रेट कितना लूँगा ये नहीं बता रहा हूँ, पर मैं इससे ज़्यादा तो नहीं लूँगा। समझ में आया? बाउंड टैरिफ में क्या हो रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बाकी लोगों से 15% लेता हूँ तो तुमसे 10% लूँगा, ये तो MFN टैरिफ हुआ। बाउंड टैरिफ में क्या होता है, मैं ये बोल रहा हूँ कि बाकी लोगों से 20% लेता हूँ, आपसे मैं 20% से ज़्यादा नहीं लूँगा। समझ में आया? कम करूँगा कि नहीं ये पता नहीं, कम करूँगा तो MFN हो जाएगा, कम करूँगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन हाँ मैं ये बता सकता हूँ आपको कि मैं इसे ज़्यादा नहीं लूँगा आपसे। तो इसको क्या बोलते हैं, बाउंड टैरिफ। अप्लाइड टैरिफ क्या होता है, इट इज़ अ टैरिफ दैट इज एक्चुअली चार्ज ऑन इम्पोर्ट ऑन अ मोस्ट फेवर्ड नेशन बेसिस। अब जैसे मान लीजिए MFN के साथ मैंने यहाँ पे देखिए, यही एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने रेट लगाया यहाँ पे 8%, बाकी लोग के लिए मान लो 10%, पर जब वो लोग ट्रेड करने आए ना तो मैंने 8% भी नहीं लगाया, मैंने उनको और छूट दे दिया, मैंने इनको और छूट दे के 6% ही लगाया। तो इसको बोलते हैं अप्लाइड टैरिफ। यानी अप्लाइड टैरिफ का मतलब क्या होता है सर, जो एक्चुअली आपने अप्लाई किया, यानी ये MFN से भी कम हो सकता है, हाँ ये MFN से या बाउंड से भी कम हो सकता है। मैंने ये बोला था कि भैया मैं मान लो 10% से ज़्यादा नहीं लगाऊंगा और मैंने 6% लगाया, तो 6% वो है जो मैंने लगाया, तो ये हो जाएगा आपका अप्लाइड टैरिफ। जो रियल में लग रहा है उसको क्या बोलेंगे अपन, अप्लाइड टैरिफ। मैं जो ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं इसे ज़्यादा नहीं दूंगा उसको क्या बोलते हैं, बाउंड टैरिफ। और जब ये इनसाइडर, कोई इनसाइडर को मैं कम में देता हूँ, आउटसाइडर को ज़्यादा में देता हूँ, तो उसको क्या बोलते हैं, मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ। एस्केलेटेड टैरिफ क्या होता है, जो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, जैसे रॉ मटेरियल मंगाओगे कम रहेगा, इनपुट या WIP मंगाओगे तो ज़्यादा रहेगा, फिनिश गुड मंगाओगे तो बहुत ज़्यादा रहेगा। समझ में आया? तो जैसे जैसे आपके सामान का हायरार्की में बढ़ते जा रहा है, जो हमारा प्रोसेस होता है ना, प्रोसेस की हायरार्की में जैसे जैसे वो बढ़ते जाएगा आपका टैरिफ भी बढ़ता जाएगा, उसको क्या बोलेंगे अपन, एस्केलेटेड टैरिफ। प्रोहिबिटिव टैरिफ का मतलब क्या है, टैरिफ को इतना हाई कर दीजिए, टैरिफ को इतना हाई कर दीजिए कि लोग आपके पास इंपोर्ट करना ही बंद कर दें, उसको क्या बोलते हैं, प्रोहिबिटिव टैरिफ। प्रोहिबिटिव टैरिफ का मतलब क्या है, टैरिफ को इतना हाई कर दीजिए कि कोई सामने वाला जो देश है, सामने वाला देश इंपोर्ट करना ही क्या कर दे, बंद कर दे। ठीक है, इंपोर्ट बोल रहा हूँ, सॉरी, वो देश एक्सपोर्ट करना बंद कर दे और हमारे यहाँ पे इंपोर्ट ना हो, वो देश एक्सपोर्ट करना बंद कर दे ताकि हमारे यहाँ पे इंपोर्ट ना हो। इंपोर्ट सब्सिडी, इंपोर्ट सब्सिडी का मतलब क्या होता है, कुछ ही देश में होता है वैसे तो, वो लोग क्या बोलते हैं, आप सामान लेकर आओ, हम बल्कि आपको सब्सिडी देंगे। यानी अभी तक तो ऐड हो रहा था ना अमाउंट में, 100 रुपये का सामान आता था तो अभी तक तो +20 कर रहे थे, अब -10 करेंगे, बोलेंगे कि आप हमारे देश में इंपोर्ट करो, हम चाहते हैं कि आप इंपोर्ट करो, हम तो आपको और सब्सिडी देंगे। ठीक है। टैरिफ एज रिस्पॉन्स टू ट्रेड डिस्टॉर्शन। ट्रेड डिस्टॉर्शन यानी अगर कभी ऐसा लग रहा है हमको कि यार ये तो इंडिया का मार्केट ख़राब करने आ रहा है या ट्रेड में कुछ गड़बड़ लग रहा है हमको, तो जो भी डिफरेंस अमाउंट है वो डिफरेंस अमाउंट को अपन क्या कर देंगे, पे कर देंगे। इसको क्या बोलते हैं, टैरिफ एज रिस्पॉन्स टू ट्रेड डिस्टॉर्शन। एंटी डंपिंग ड्यूटी, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है, जैसे चाइना के ऊपर हमने ये बहुत बार किया है, कहीं पे आपको दिख भी जाएगा, ये देखो चाइना, ठीक है, इन्होंने हमने उनके ऊपर बहुत बार लगाया है। चाइना क्या करता है, बहुत सारा माल बनाता है, बहुत सारा प्रोडक्शन करता है, और प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करने के बाद क्या करता है, उसको इंडिया में डंप कर देता है। यूजुअली जो चीप क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको इंडिया में डंप कर देता है। डंप करने से क्या होता है, इंडिया में मान लो कुछ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट भी है, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट की इंडस्ट्री भी क्या होती है, पूरी ख़राब हो जाती है। डंप कर दिया उन्होंने बहुत सस्ते प्राइस, जैसे हमारी क्वालिटी के हिसाब से अगर अपन खरीदेंगे तो सामान 100 का आएगा, उनकी चीप क्वालिटी है तो लोग 20 रुपये में बेच देंगे। तो भैया उससे क्या होगी, हमारी जो पूरी इंडस्ट्री है वो पूरी इंडस्ट्री यहाँ पे क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं डंप करना। तो हम इस 20 रुपये को होने नहीं देंगे, हम इसमें 80 रुपीज़ ऐड कर देंगे टैक्स का, ताकि वो गुड क्वालिटी के बराबर हो जाए। अब जो कंज्यूमर है वो प्राइस देख के ना खरीदे, क्वालिटी देख के खरीदे, क्योंकि दोनों का अब वैल्यू कितना हो गया, 100, तो वो इंडिया का सामान ही खरीदेगा क्योंकि ये गुड क्वालिटी सामान है। ये जो 80 रुपये हम लगाए हैं, इस 80 रुपये को हम बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। समझ पाएँ कि आप हमारे यहाँ पे डंप कर रहे हो, आप हमारे यहाँ पे सामान फेंक रहे हो, क्वालिटी सामान, बहुत सारा प्रोडक्शन कर दिया, जो चीप क्वालिटी आपने बनाया वो इंडिया में डाल दिया, ऐसा हम होने नहीं देंगे, हम आपके ऊपर ड्यूटी लगाएंगे। उसको क्या बोलेंगे, एंटी डंपिंग ड्यूटी। काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होता है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी में जैसे मान लो कोई सामान है जो 100 रुपये का बन रहा है,
अमेरिका में 100 रुपये का बना, अमेरिका वालों ने 20 रुपये का क्या दे दिया, सब्सिडी दे दिया कि जा मुन्ना जा कि इसको 80 रुपये में क्या कर, एक्सपोर्ट कर। कहाँ पे, इंडिया में। तो इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है कितने रुपए में, 80 रुपये में। तो तुमने जितना सब्सिडी दिया ना, तुमने जितना सब्सिडी दिया मैं उतना ही अगर ऐड कर दूँ तो ये सामान 100 रुपये का बन गया वापस। इसको बोलते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी। काउंटर कर रहे हैं, तुमने जो सब्सिडी दिया मैं उतना ही सब्सिडी मिला रहा हूँ। इसको क्या बोलेंगे अपन, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। तुमने जितना सब्सिडी दिया मैंने उतना ही क्या किया, ड्यूटी मिला दिया। कुछ टैरिफ बैरियर के फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है। कई बार ये ऑब्स्टिकल बन जाता है, कई बार देश इसलिए नहीं लेते कि भैया ये तो टैरिफ लगाता है, यहाँ पे इंपोर्ट ही नहीं करेंगे, तो कई बार इंपोर्ट कम हो जाता है। अगला, एक्सपेंसिव हो जाते हैं। कई बार कुछ सामान ऐसे होते हैं जिनको हमको चाहिए रहता है, पर आपने क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिया तो वो सामान फुकट का महंगा हो गया। तीसरा, कई बार क्या होता है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन इससे क्या होता है, एनकरेज होता है, जो कि अच्छा है कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से प्रोटेक्ट होगी, बाहर की इंडस्ट्री आके ख़राब नहीं कर पाएगी। इससे वेलबींग बढ़ता है, हमारा आउटपुट बढ़ता है हमारी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री का, यानी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है ना, डोमेस्टिक इंडस्ट्री से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाती है। उनको लगता है कि कोई बात नहीं, ड्यूटी लगाने लगाओ, बाहर वाले तो आएंगे नहीं, हम ही अपना माल बढ़िया बढ़िया बेचेंगे। ठीक है। कई बार ट्रेड डिस्टॉर्शन होता है, कई बार ट्रेड जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। जैसे बाहर से बहुत सारा अभी इंडिया में चाइना का मोबाइल आ रहा है, इससे क्या हो रहा है, इंडिया का मोबाइल का इंडस्ट्री तो ख़त्म ही हो गया है, तो ट्रेड डिस्टॉर्शन हो जाता है कई बार। कुछ नॉन टेरिफ मेजर्स भी हैं, हमारा ये अगला और आखिरी टॉपिक है। नॉन टेरिफ मेजर क्या है, मतलब आप अमाउंट चार्ज मत करो, आप टैक्स मत लगाओ, किसी और तरीके से उनको मना कर दो। जैसे पहले टेक्निकल मेजर, हम जैसे आपने सुना होगा ना ISO स्टैंडर्ड। ISO स्टैंडर्ड किसने बनाया, यूनाइटेड नेशन बोल रहा हूँ, सॉरी, यूरोपियन यूनियन ने बनाया। यूरोपियन यूनियन यानी यूरोप के देशों का एक ग्रुप है, उन्होंने बनाया ISO स्टैंडर्ड। अगर आप इस स्टैंडर्ड को मीट नहीं करते ना, हम अपने देश में आपके सामान को आने ही नहीं देंगे। इसलिए इंडिया वाले बहुत सारा सामान यूरोप में बेच नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमको ISO का सर्टिफिकेट ही नहीं देते वो लोग बोलते फालतू क्वालिटी गुड है आपका, हम आपको यहाँ पे बेचने ही नहीं देंगे। तो ये हो गया टेक्निकल मेजर। नॉन टेक्निकल मेजर क्या होता है, इसके अंदर हार्ड मेजर होता है, थ्रेट मेजर होता है, अदर मेजर होता है। हार्ड मेजर यानी प्राइस या क्वालिटी पे कंट्रोल, कि भैया इतना दाम तो आपको रखना ही पड़ेगा, या इतना मिनिमम लेवल ऑफ क्वांटिटी आपको बेचना ही पड़ेगा, या मैक्सिमम लेवल ऑफ क्वांटिटी आप इतना ही बेच सकते हो। तो ये हो गया नॉन टेक्निकल। थ्रेट मेजर, एंटी डंपिंग करोगे अलाउ नहीं करेंगे, सेफ गार्ड करना चाहोगे अलाउ नहीं करेंगे, ये सब। SPS क्या होता है, सैनिटरी फाइटोसैनिटरी। नॉर्मली फूड प्रोडक्ट्स को होता है, ऐसी चीज़ों को होता है जहाँ पे आपका एनिमल या ह्यूमन से रिलेटेड कुछ हो। ठीक है, एनिमल फूड, ह्यूमन फूड, ठीक है, या कॉस्मेटिक्स हो गया। तो इन सारी चीज़ों को देखा जाता है कि भैया ये सारी चीज़ें ठीक है या नहीं है। तो SPS मेजर आर अप्लाई टू प्रोटेक्ट ह्यूमन, एनिमल, प्लांट लाइफ फ्रॉम रिस्क ऑफ एडिटिव, यानी कुछ गंदा तो नहीं मिला। जैसे कोक में कई बार ऐसे ऐसे केमिकल मिलाते हैं जिससे हमारे मूड स्विंग्स बढ़ते हैं, हमारा केमिकल लोचा बढ़ जाता है। पेस्ट तो नहीं है, कंटेनमेंट तो नहीं है, टॉक्सिन तो नहीं है। कई बार जैसे रियल नाम की कंपनी है, वो जूस बनाती है, उसमें क्या है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें मिलाते हैं जिससे वो जूस फ्रेश रहे। उसके चक्कर में जो जूस की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है। इनफैक्ट वो जूस जो है ना वो टॉक्सिकेंट बन जाता है, जहरीला बन जाता है, नहीं पीना चाहिए इसलिए। कई बार फ्लू वगैरह फैलते हैं मीट वगैरह के चक्कर में, तो खाने पीने की चीज़ों में थोड़ा अलग तरीके से भी क्वालिटी अपन देखते हैं, उसको बोलते हैं सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर। टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड, बैरियर क्या हो सकता है कि एक पर्टिकुलर साइज़ का ही होना चाहिए, शेप का ही होना चाहिए, डिज़ाइन का होना चाहिए, ये लेबल का होना चाहिए, लेबल का नहीं होना चाहिए, पैकेजिंग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऐसा सब अगर करके देंगे तो उसको क्या बोलेंगे अपन, उसको बोलेंगे अपन टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड। कि भैया ये टेक्निकल चीज़ें आपने बताई है, उन टेक्निकल चीज़ों पे अपन खरा नहीं हो सकता है। जैसे फूड लॉ हो सकता है, क्वालिटी स्टैंडर्ड हो सकता है, इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड हो सकता है, सर्टिफिकेशन हो सकता है, ये सब। कोटा आपको मालूम है कि क्वांटिटी फिक्स कर देंगे कि इंडिया में 500 kg से ज़्यादा आप मान लीजिए आईफोन्स नहीं ला सकते, तो 500 हो गया, लिमिट हो गई, तो भैया अब आप नहीं ला पाएंगे, अलाउ ही नहीं करेंगे। प्राइस कंट्रोल मेजर टैरिफ जैसा ही होता है। एक मान लो आपको बोल देंगे कि भैया आप 100 रुपये से ज़्यादा का आप नहीं ला पाएंगे। क्या नहीं ला पाएंगे, मान लो चिप्स नहीं ला पाओगे, ठीक है, तो ये एक लिमिट कर दिया, प्राइस पे लिमिट कर दिया, लाइसेंस प्रोहिबिशन, ठीक
ठीक है, कि आपको ये लाइसेंस लेना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल है 60 एग्जिम कोड में ही आपको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं किया तो भैया हम आपको यहाँ काम नहीं करने देंगे। फाइनेंशियल मेजर, ठीक है, कम से कम आपको मान लो बोल देंगे कि अगर आपको कार बेचना है इंडिया में तो मिनिमम 5 लाख का आपको इंडिया में कार बनाना पड़ेगा, कि भैया कार की वैल्यू का 5 लाख का वैल्यू आपको इंडिया से ख़रीद के लगाना पड़ेगा, या इंडिया में एटलीस्ट 5 लाख का प्रोडक्शन आपको करना पड़ेगा, तब जाके हम आपको कार बेचने देंगे। कई बार कंपटीशन को इफेक्ट होता है तो बाहर वालों को मना कर देते हैं। जैसे अमेज़ॉन और रिलायंस, इनका मर्जर होने वाला था, ठीक है, अमेज़ॉन और रिलायंस का नहीं, सॉरी माफ़ करना, रिलायंस और बिग बाज़ार का होने वाला था। तो अमेज़ॉन ने इसके ऊपर केस किया था कि भैया ऐसे होने से तो हमारा धंधा ही बंद हो जाएगा। तो मैं उनको क्या बोला, होने दो भाई, तुम अमेज़ॉन वाले जाओ इंडिया के बाहर, अपने वो क्या है, अपन तो अपने इंडिया वालों के साथ ही रहेंगे। तो कई बार कंपटीशन को बढ़ावा देने के लिए भी बाहर वालों को हटा दिया जाता है। कई बार बाहर वालों को, मतलब बाहर की देशी कंपनीज के साथ थोड़ा सा अपन गलत करते हैं, पर वो इसलिए करते हैं कि हमको अपने वालों को बचाना है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बना देती है कि हम इस सप्लायर से माल नहीं लेंगे, या आपको टेंडर भरना पड़ेगा, फिर टेंडर में हमको जो अच्छा लगेगा हम उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। 2-3 बातें और हैं। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, ये इन्वेस्टमेंट वाले पॉइंट्स से रिलेटेड है। जैसे यहाँ पे बोल देगा कि मिनिमम इतना लेवल जो है ना ये लोकली आपको बनाना पड़ेगा, या बोल देगा कि आप बाहर से माल लेकर आ सकते हो, पर वो माल बाहर से आप इंपोर्ट करके 25% ही ला सकते हो, बाकी 75% आपका मेड इन इंडिया ही होना चाहिए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्शन, कि एक रेस्ट्रिक्शन जैसे इंपोर्टेड फ्रूट्स को सिर्फ आउटलेट में बेच पाओगे जहाँ पे फ्रिज है, यानी कि आप फिर इसको क्या करोगे, नाके पे ठेले पे नहीं बेच पाओगे। इससे क्या होगा, हमारे देश में जो छोटे छोटे गरीब बेचारे ठेले वाले हैं, ठीक है, वो सारे लोग बच जाएंगे। पोस्ट सेल सर्विस आपको इतनी देनी ही पड़ेगी, ये रेस्ट्रिक्शन हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर, भैया आप ये फॉर्म भरो, लाइन में लगो, ऐसी बहुत सारी चीज़ दे देंगे। रूल ऑफ ओरिजिन, से 3 देश हैं, चाइना, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन। तो बोल देंगे कि भैया सर्टिफिकेट लाओ कि आपका चाइना का है, तो चाइना का जैसे आप सर्टिफिकेट लाओगे आपको मना कर देंगे। अमेरिका वालों से टैक्स ज़्यादा ले लेंगे, यूरोप वालों से टैक्स कम ले लेंगे। तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन एक सर्टिफिकेट होता है जो ये बताता है कि कौन से कंट्री में ये देश को, कौन से गुड़ को कौन से कंट्री में प्रोड्यूस किया गया है। दिस इज़ अ सर्टिफिकेट जो आपको क्या करता है, जो आपको बताता है कि भैया ये जो सामान है वो सामान बना कहाँ है। तो पीछे आप लोग देखते हैं ना, मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना लिखा रहता है, वो उसी की वजह से रहता है। सेफ गार्ड मेजर कुछ टाइम के लिए करते हैं अपन, कि भैया कुछ समय के लिए, अभी आपने क्या किया है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा कर दिया है, तो अब आप कुछ समय के लिए तो इसको मत कीजिए। एम्बार्गो का मतलब होता है कंप्लीट बैन, टोटल बैन। नहीं करोगे मतलब नहीं करोगे भैया, कोई बात ही नहीं सुननी है, इतना नहीं करोगे उतना नहीं करोगे। ऊपर के अपन फिर भी थोड़ी बहुत राहत तो दे ही रहे थे कि 500 केजी से ज़्यादा नहीं कर सकते, इतने अमाउंट से ज़्यादा नहीं कर सकते, अब वो भी नहीं दे रहे हैं। हम बोल रहे हैं नहीं मतलब नहीं, इसको क्या बोलते हैं, एम्बार्गो। एक्सपोर्ट में भी कुछ होता है क्या, वही कॉमन पॉइंट से, या तो बैन कर देंगे एक्सपोर्ट। जैसे अभी टमाटर के जो भाव थे ना वो बहुत बढ़ गए थे, तो इंडिया ने टमाटर बैन कर दिया था एक्सपोर्ट करना, कि आप बाहर के देश में आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ऑलरेडी इंडिया में ही इतना दाम बढ़ गया है, तो इंडिया में सप्लाई करो ना भाई, तुम बाहर क्यों बेच रहे हो। टैक्स लगा देंगे, सब्सिडी दे देंगे कि भैया आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करो। वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट करेंगे, यानी बोलेंगे कि भैया एक इनफॉर्मल कोटा लगा दे रहे हैं कि भैया एक्सपोर्टिंग कंट्री जो है कम से कम इतना तो हमसे ले ही ले, या इससे ज़्यादा हमसे ना ले। क्वेश्चंस करते हैं। स्पेसिफिक टैरिफ क्या होता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है जो कि आपके पर यूनिट ऑफ गुड पे होता है। पर यूनिट हो सकता है, पर केजी हो सकता है। तो ये पर यूनिट मैंने ऊपर भी बोला था, यहाँ भी बोल रहा हूँ, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टैरिफ लगाते क्यों हैं, ताकि वो दाम बढ़ जाए और फिर हमारे डोमेस्टिक जो है वो बच जाए। अगर एक परसेंटेज होगा तो क्या होगा, एड वैलोरम। रुपीस होगा तो क्या होगा, स्पेसिफिक होगा। और अगर परसेंटेज होगा तो क्या होगा, परसेंटेज होगा तो एड वैलोरम होगा। अगर दोनों में से कोई एक होगा तो उसको क्या बोलेंगे अपन, मिक्स्ड बोलेंगे। अगर दोनों ही होगा तो क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। एस्केलेटेड यानी याद कीजिए, रॉ मटेरियल में कम रहेगा, WIP में ज़्यादा रहेगा, फिनिश गुड में बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहे हैं कि जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है यानी फिनिश गुड में ग्रेटर होगा और रॉ मटेरियल में क्या होगा, कम होगा।
वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्ट यानी हम सामने वाली कंट्री को ये बोल दें कि भैया तुम ज़्यादा एक्सपोर्ट मत करो, या हम ही ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, वॉलेंटरीली कम करते रहे। एंटी डंपिंग ड्यूटी में क्या होता है, हम उतना टैक्स ऐड कर देते हैं, जैसे 100 रुपये का सामान आप 20 में बेच रहे हो, तो हम इसमें 80 जोड़ देंगे और वापस इसको कितना बना देंगे, 100 का। तो हम इतना इम्पोर्ट ड्यूटी लगाते हैं कि भैया ऑफसेट हो जाए, जितना भी आप अनफेयर प्राइस चार्ज कर रहे हो ना, उतने से अपन क्या करेंगे, इसको ऑफसेट कर देंगे, यानी ख़त्म कर देंगे। ऑफसेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपने माइनस किया, यहाँ पे अपन क्या कर दे रहे हैं, प्लस कर दे रहे हैं। एडिशनल इम्पोर्ट ड्यूटी अगेन ऑफसेट कर दे रहे हैं अपन, क्या जो लोअर प्राइस को हमको चार्ज कर रहे हैं ना, उसको अपन अनफेयर तरीके से लो कर रहे थे, उसको अपन ठीक कर दे रहे हैं। काउंटर वैल्यू में क्या होता है, अगेन लो प्राइस चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट कर रहे हैं डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, ताकि हमारा क्या हो, फेयरनेस रहे। टैरिफ से क्या होगा, हमारे जो कस्टमर है वो बाहर का सामान खरीदना कम कर देंगे। एसपीएस और टीबीटी नॉन टैरिफ के अंदर काउंटर वैल्यूइंग ड्यूटी नहीं आता, नॉट कुछ है ना। तो डॉक्यूमेंटेशन करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव में आ जाएगा, वो याद करो, मैंने बोला था ना, फॉर्म वॉर्म भरना, कोटा, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन सर्टिफिकेशन, ठीक है। एनबीटी क्या है, इम्पोर्ट कोटा जो है वो नॉन टैरिफ बैरियर है, सब्सिडी नॉन टैरिफ बैरियर है, टेक्निकल स्टैंडर्ड भी क्या है, नॉन टैरिफ बैरियर। सिर्फ एक टैरिफ ही है, नॉन टैरिफ ही है जो नॉन टैरिफ नहीं है। अजीब सा क्वेश्चन है, पर टैरिफ ही है जो नॉन टैरिफ नहीं है, ठीक है। तो फनी ना। चलिए, ये हमारा ख़त्म हो गया है चैप्टर। हल्का सा फास्ट मैंने रखा, बट इनकेस आपको वापस से कोई पॉइंट समझना होगा तो मुझे कॉल कीजिएगा आप, इस नंबर पे मैं आपको समझा दूँगा, ठीक है। थैंक यू।